मित्रों, राष्ट्रपति में आज हम राष्ट्रपति के बारे में जो भी अनुच्छेद है उनका हम अध्ययन करते हैं। और ये आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम सिर्फ राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति देखेंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट, महाभियोग से संबंधित बात भी करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान के भाग 5 के अंदर क्या दिया गया है, मैं ये बताऊं कि अनुच्छेद संख्या 52 से 73 तक एक संयुक्त रूप से बात की गई है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसका शीर्षक दिया गया है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में हम सिर्फ राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद संख्या 52 से 62 तक पढ़ेंगे। उसके अलावा आर्टिकल 72 एंड 73 भी पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 52 सबसे पहले हम यहां देखते हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 में क्या लिखा गया है। इसमें एक बात लिखी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो होगा शब्द है इस पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है कि प्रत्येक क्षण किसी भी वक्त की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रपति बना रहेगा। व्यक्ति के तौर पे वो उपस्थित है या नहीं है, उसने त्याग पत्र दे दिया है, उसे हटा दिया गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, कुछ भी हो, किंतु भारत का राष्ट्रपति बना रहेगा। इसके माना क्या है, इसका मतलब क्या है। भारत का राष्ट्रपति, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है जैसे आज हमारे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ जी कोविंद हैं, तो रामनाथ जी कोविंद के पद पर रहते हुए भी भावी जो राष्ट्रपति होंगे उनका चयन कर लिया जाएगा, उनका निर्वाचन हो जाएगा। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। तीसरी बात, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो ऐसे क्षण के अंदर भी क्या हो सकता है कि तुरंत ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है। इसका मतलब आर्टिकल 52 में एक बात लिखी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात प्रत्येक क्षण भारत का राष्ट्रपति बना रहेगा। एक तो बात ये देखिए हमने आर्टिकल 52 के अंदर। आर्टिकल 52 के अलावा मैं यहां पे बात करूं हमारे राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, हमारे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, वास्तव में उनका स्थान कहां है, क्या है। तो एक बात तो बहुत ज्यादा स्पष्ट है कि हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई है और हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो संसदीय लोकतंत्र है। और उसमें संसदीय लोकतंत्र में हमने प्रतिनिध्यात्मक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया है, अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही वास्तव में निर्णय लेंगे, वास्तव में कानून बनाएंगे, वास्तव में विधेयक बनाएंगे। तो इसके लिए राष्ट्रपति जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित तो है किंतु अप्रत्यक्ष है। तो वो सीधे सीधे तौर पे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। इसीलिए राष्ट्रपति हमारे देश में सभी प्रकार के निर्णय नहीं ले सकता है। अर्थात जहां कहीं भी संविधान में ये बात आए कि इसके अनुसार राष्ट्रपति ये करेगा, इस शब्द का ही अपने आप में मतलब ये हो जाता है कि मंत्री परिषद ऐसा करेगी या फिर सरकार ऐसा करेगी। क्योंकि जो हमारा राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद के कहने के अनुसार, मंत्री परिषद की सिफारिश या उसकी सलाह पर या उसके परामर्श पे कार्य करता है। आइए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 53, आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कुछ इस प्रकार की है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यहां पे मैं लिख देता हूं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। एक तो बात यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। एक तो हमने ये बात की है। और इस शक्ति का प्रयोग वो या तो स्वयं, इन शब्दों के माना क्या है, इसका मतलब क्या है, वो हम सब अभी देखेंगे। या तो वो स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से कर सकेगा।
अपने अधीनस्थों की सहायता से कर सकेगा। इस शब्द के माना क्या है? पहली बात कि स्वयं का क्या मतलब है या अधीनस्थों का क्या मतलब है। स्वयं क्या मतलब है? देखिए मैंने पिछले वीडियो में अगर आप उस पर गौर किया हो तो मैंने आपको एक आर्टिकल की बात की थी, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को कि वो लोकसभा भंग कर दें। ऐसे में अगर मजबूत बहुमत हो या सशक्त बहुमत हो, पूर्ण बहुमत हो, तो ऐसी सरकार अगर उसे सलाह देती है, ऐसी कार्यपालिका अगर उसे सलाह देती है, राष्ट्रपति को आवश्यक रूप से लोकसभा को भंग करना होगा। किंतु यदि लैमडक सरकार हो या लंगड़ी सरकार हो या अल्पमत की सरकार हो, तो राष्ट्रपति अपने स्व विवेक का प्रयोग कर सकता है। यह शब्द स्वयं शब्द को परिभाषित करता है कि राष्ट्रपति स्वयं कब कार्य कर सकता है, जब लैमडक सरकार हो। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। एक तो बात यह है। अधीनस्थों का मतलब क्या है कि अधीनस्थ कौन है? अधीनस्थ का मतलब यह है कि सारे के सारे मंत्री यानी मंत्री परिषद के समस्त सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो सारे के सारे अधीनस्थ कहलाएंगे, राष्ट्रपति के अधीन कहलाएंगे। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के अधीन मंत्री परिषद के सभी सदस्य हैं, तो राष्ट्रपति उनकी सहायता से समस्त कार्य करेगा। ये बात आर्टिकल 53 अनुच्छेद संख्या 53 में कही गई है। ये हमने संवैधानिक स्थिति में एक तो हमने चीज देखी क्या, आर्टिकल 52, दूसरा हमने देखा आर्टिकल 53। अब इसके संबंध में यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में। आर्टिकल 74(1) मूल संविधान में क्या दिया गया था या मूल संविधान में क्या था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक तो बात ये कही गई है, और दूसरी बात ये कही है कि इस मंत्री परिषद का प्रधान या इसका जो मुखिया है वो कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद यानी जो भी मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा। उस प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। एक ये मूल संविधान में ये बात लिखी गई थी। किंतु विवाद कहां पे खड़ा होता है? विवाद जहां पे खड़ा होता है वो हम देख लेते हैं कि 28 नवंबर सन 1960 की बात है। 28 नवंबर सन 1960 में हमारे तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में सरेआम एक भाषण में अपने एक स्पीच के अंदर ये बात कही थी कि संविधान के उपबंधों को देखने पर या उनका अध्ययन करने पर इस बात का कहीं भी पता नहीं चलता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किस मामले में? आर्टिकल 74(1) के मामले में, कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा या मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरेआम इस बात को कहा कि वो चाहें तो राष्ट्रपति क्या है इसके लिए मना भी कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के समय ये एक अमेंडमेंट हुआ था, जो हमने ये भी बात की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट टिका हुआ था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को, 42वें संविधान संशोधन को। तो 42वें संविधान संशोधन में इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई, और वो ये जोड़ दी गई, इसको पूरा पढ़ें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब यहां पे 42वें संविधान के माध्यम से बाध्यकारी बनाया गया राष्ट्रपति को कि वो मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। किंतु ये यात्रा यहीं पर नहीं रुकती है, इसके आगे भी और है कि आर्टिकल 74(1) में और क्या बात है। तो
42वें संविधान संशोधन जब हो गया था तो उसको परिवर्तन करने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि उस समय की जो जनता मोर्चा सरकार थी, तो उसने जनता से एक वादा किया था कि हम 42वें संविधान संशोधन को पलट देंगे, इसको हम बिल्कुल क्या है खत्म कर देंगे। तो जैसे ही उनकी सरकार आई तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन जो किया था, शाह आयोग की जो अनुशंसाएं थी या जो शाह कमेटी थी उसके कहने पे या उसकी अनुशंसाओं पे उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया था। और 44वें संविधान संशोधन में इसमें एक प्रोविजियो और जोड़ दिया, इसमें एक परंतु को और जोड़ दिया, और वो अगर हम पढ़ें तो उसमें एक वर्ड शब्द आता है पुनर्विचार। पुनर्विचार इसका मतलब क्या है? अगर अब वर्तमान में अगर हम आर्टिकल 74(1) को अनुच्छेद संख्या 74(1) को पढ़ें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति उस सलाह को यानी मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है, किंतु एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। आर्टिकल 74 अपने आप में यहां पे कंप्लीट होकर है। यानी हमारे राष्ट्रपति की वर्तमान में संवैधानिक स्थिति क्या है कि हमारे राष्ट्रपति हैं वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेंगे, और ऐसी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेंगे जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और उसके साथ ही मंत्री परिषद के द्वारा दी गई हर सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। हाँ, एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, हालांकि पुनर्विचार होने के बाद अगर उनके पास वापस आता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। या मैं एक बात और बताता चला कि किसी भी ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य तो किया गया है, किंतु उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ये बात ध्यान में रखें आप। ये हमने आर्टिकल 74(1) पढ़ लिया है। आर्टिकल 74(4) के अलावा अब हम देखते हैं आर्टिकल 74(2). ये भी राष्ट्रपति की एक संवैधानिक स्थिति को प्रकट करते हैं। हम यहाँ राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 74(2) के अंदर क्या लिखा गया है कि यह प्रश्न या ऐसा कोई भी प्रश्न न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकता, या ऐसा कोई भी मामला न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकता कि किसी मंत्री ने या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। इस बात पे आप गौर कीजिएगा कि वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं है। एक तो वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं है, अर्थात किसी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या मंत्री परिषद ने या मंत्रिमंडल ने क्या सलाह दी है, ये इन शब्दों के माना क्या है हम इस पे अभी बात करते हैं। तो ये प्रश्नगत नहीं है, मतलब किसी मंत्री ने या मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है तो वो सलाह उचित है या नहीं है, इस बात की न्यायालय में व्याख्या नहीं हो सकती, न्यायालय में इसका पुनर्विचार नहीं हो सकता या इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद संख्या 74(2) के अंदर ये बात दी गई है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 75(1). 75(1) में क्या करता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद संख्या 75(1) में क्या करता है, यहां पे 2 लाइन दी गई है, और वो 2 लाइन, हालांकि हम कह सकते हैं कि ये 2 लाइन राष्ट्रपति के लिए नहीं है, किंतु उसकी संवैधानिक स्थिति प्रकट करने के लिए अनुच्छेद संख्या 75(1) में क्या दी गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और अन्य जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद के जो अन्य सदस्य हैं, कार्यपालिका के जो अन्य सदस्य हैं, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। और यहां पे कहीं भी हमारे संविधान के अंदर ये बात कहीं भी नहीं दी गई है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय, कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना है, वो कहीं भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, यानी जो भी प्रधानमंत्री उसे सलाह देगा उस सलाह के अनुसार वो उसे मंत्री नियुक्त करेगा, किंतु उसे मंत्रालय का आवंटन या कार्य का आवंटन नहीं कर सकेगा, कार्य का आवंटन जो है वो नहीं कर सकेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अपने आप में ये बात, और इसको एक बार सुप्रीम कोर्ट में
मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, वो एग्जैक्ट मुझे वो तारीख याद नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये प्रश्न किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित मामला था। क्या मामला था उसमें, आपको याद होगा या आप बहुत भली भांति जानते होंगे। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह, हम सब जानते हैं चौधरी चरण सिंह हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि वो बिना लोकसभा में बहुमत सिद्धि के ही प्रधानमंत्री बन गए? बिल्कुल वो प्रधानमंत्री बने थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की थी कि आर्टिकल 75(1) में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की नजर में वो प्रधानमंत्री होने चाहिए और वो प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया, वो प्रधानमंत्री बने, लोकसभा का सामना किए बिना। उन्होंने आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को सलाह दी कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए और राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये राष्ट्रपति की अपने आप में एक स्वविवेक शक्ति है, क्योंकि आप फिर से याद कीजिए आर्टिकल 53 में वो लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसको सलाह देने के लिए एक कार्यपालिका होगी और संघ की जो समस्त शक्ति है वो क्या राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकेगा। मतलब राष्ट्रपति को यदि ये लगता है कि अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो वो उसे प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त कर सकता है और उसकी सलाह के अनुसार लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक ऐसा ही इस मामले में हुआ था। ये आर्टिकल 75(1) का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की नजर में उसे प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो उसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, भले ही उन्होंने लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया हो या नहीं। और व्यवहार में ऐसा होता है कि जैसे ही चुनाव के जो नतीजे आते हैं तो नतीजों के आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करता है, जो मंत्री हैं वो सभी शपथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद क्या है हमारे लोकसभा की या कार्यवाही शुरू होती है, हमारी संसद की कार्यवाही शुरू होती है। ये बात हमने की है आर्टिकल 75(1) की। आर्टिकल 75(1) के बारे में जो भी हम ये भी बात करें, इसके साथ साथ एक राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति में आर्टिकल 75(2) भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 75(2) में एक बात ये बात कही गई है कि एक आर्टिकल 75(1) हमने पढ़ा है, 75(2) और 3 दोनों हम साथ साथ में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसमें ये आर्टिकल 75(2) में ये बात स्पष्ट रूप तौर पे लिखी गई है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत मतलब मंत्री परिषद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की मर्जी तक। लेकिन वास्तव में इसके माना क्या है, हम पहले देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। इसका मतलब यह है, इस आर्टिकल का मतलब ही यह है कि कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य है वो मंत्री परिषद के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति शब्द का मतलब ही अपने आप में मंत्री परिषद है। कोई भी मंत्री तब तक मंत्री रहेगा जब तक मंत्री परिषद चाहेगी, यानी जब तक मंत्री परिषद या राष्ट्रपति चाहेगा। किसी भी मंत्री को हटाने के लिए मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी और राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। यानी मंत्री, कोई भी मंत्री है या मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वो ये आर्टिकल 75(2) ये दर्शाता है कि कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह है, उत्तरदायी है। आर्टिकल 75(3) ये सभी मंत्रियों या मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए ये एक बात निर्धारित करता है, ये एक तथ्य निर्धारित करता है कि वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी हैं। सामूहिक उत्तरदायी क्या होते हैं? सामूहिक उत्तरदायी है या सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? जैसा एक कहावत में कहा जाता है कि बर्ड्स ऑफ द सेम विंग्स फ्लाई टुगेदर, मतलब सब एक साथ तैरते हैं, सब एक साथ डूबते हैं। हमारी संसदीय व्यवस्था में भी ऐसा ही है, यानी हमारी संसद में या जो लोकसभा है उसके प्रति सभी के सभी मंत्री उत्तरदायी हैं। तो लोकसभा में यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाए, इसका मतलब
उस मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। इसका मतलब मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया है। इसका मतलब एक सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और इसका मतलब सरकार गिर जाती है, यानी एक मंत्री की वजह से पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सब एक साथ तैरते हैं और सब एक साथ डूबते हैं। अब देखिए, ये हमने बात की है हमारे जो राष्ट्रपति है उसकी संवैधानिक स्थिति की बात की है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के अलावा अगर हम संसद के सभी पदाधिकारियों की बात करें तो हमारे सामने संसद के पदाधिकारी जितने भी हैं, या संसद के जितने भी सदस्य हैं, तो इनके संबंध में हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, ये बात दो चीजें इसमें बिल्कुल आप स्पष्ट कर लीजिए अपने आप में कि इनकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यताओं की बात करें, इनकी अर्हता की बात करें, तो हमारे सामने दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है हमारा संविधान, पहला स्रोत है हमारे पास हमारा संविधान। दूसरा हमारे पास इसका जो स्रोत है वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन जो संसद का सदस्य है वो किस योग्यता से लैस होना चाहिए जिससे कि वो संसद का सदस्य बन सके, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो या मंत्री परिषद का सदस्य हो। तो इनके लिए ये योग्यताएं निर्धारित अगर हमें करना है या हमें देखना है तो हमें क्या है, दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। हमारे संविधान को पढ़ना पड़ेगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पढ़ना पड़ेगा। एक तो बात यह है। दूसरी बात, अगर हम अयोग्यताओं की बात करें कि किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किस आधार पे किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें दो चीजें नहीं, हमें तीन चीजें देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? पहला हमें देखना पड़ेगा हमारा संविधान, हमारे संविधान में किसको किस आधार पे अयोग्य ठहराया गया। दूसरा, ठीक 1951 का रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कह सकते हैं इसे, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 देखना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज है वो हमें देखनी पड़ेगी, वो क्या है? दल बदल कानून। आज से काफी साल पहले, कह सकते हैं कि 35-36 साल पहले जो 1985 के अंदर दल बदल कानून बना था, और उसके तहत हमारी जो सूची है, हमारी जो अनुसूची है, हमारे संविधान की जो मूल 8 थी, वर्तमान के अंदर 12 जो अनुसूची हैं, इसमें जो 10वीं अनुसूची है, इस 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल के आधार पे किसे निरर्ह ठहराया जा सकता है, किसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, किसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये बात दिया गया है। तो ध्यान रखें, योग्यता के लिए हमें दो स्रोत है हमारे पास, संविधान है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, और अयोग्यता के लिए हमारे पास तीन स्रोत हैं। हम ये कह सकते हैं संविधान है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, और इसके अलावा दल बदल कानून है या 10वीं अनुसूची है, वो तीसरा स्रोत है। तो मित्रों, ये आज का जो वीडियो है, हमने सिर्फ इसमें क्या देखा है, हमारे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में देखा है। अब जहां पे अनुसूचियों की बात आ गई, तो मैं एक चीज थोड़ा सा आपको यहां पे इंपॉर्टेंट जो है वो बताता चलूं मैं। हमारे संविधान की एक अनुसूची है, अनुसूची संख्या 2। हमारी संविधान की माफ कीजिएगा, हमारे संविधान की एक अनुसूची है, अनुसूची संख्या 3। तो अनुसूची संख्या 3 में क्या दिया गया है, ये अनुसूची संख्या 3 क्या है, आगे हम धीरे धीरे जब भी हम बात करेंगे सदस्यों से संबंधित तो उन पे हम बात कर लेंगे। तो इसका एक सीधा सा जो संबंध है हमारे संसद के या हमारी विधायिका के, ये कार्यपालिका के संबंध में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनके शपथ की बात की गई है। उनकी शपथ की बात अनुसूची संख्या 3 में की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं ये बताना चाहता हूं, सिविल सर्विसेज में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किसी न किसी माध्यम से बहुत बार पूछा जा चुका है, वो ये है, आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, और नंबर 3 राज्यपाल। ये जो हमारे 3 संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल, इन तीनों की शपथ का वर्णन अनुसूची संख्या 3 में नहीं दिया गया है। ये ध्यान रखिए आप, अनुसूची संख्या 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का वर्णन या प्रारूप जो है वो अनुसूची संख्या 3 में नहीं दिया गया। बाकी संसद के जो अधिकारी हैं, विधायिका के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सूची या उनके जो शपथ है उनका जो प्रारूप है वो इसमें बाकायदा दिया गया है। ये हमने बात की है। अब हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ का प्रारूप कैसा है, वो कौन से अनुच्छेद में किया गया, ये भी हम बात करेंगे। राज्यपाल चूंकि अपने आप में है, क्योंकि राज्य सरकार राज्यपाल हमारे सिलेबस में है, तब भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, उनका जो प्रारूप है वो भी हम पढ़ेंगे। ये सब की सब बातें हमें करनी है। तो मित्रों, सबसे लास्ट में आज की जो समरी है मैं ये कह सकता हूं, हमने आज सबसे पहले क्या देखा है, आर्टिकल 52 में देखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति है वो हमेशा बना रहेगा। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद संख्या 53 से प्रकट होती है। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 74 और 75 हमने देखा है मंत्री परिषद के साथ इसके संबंध। तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है ये हमने बात की है। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात करेंगे। कहने का मतलब है आर्टिकल 54 और 55 की बात करेंगे, इसके निर्वाचन की रीति क्या है, पद्धति क्या है। मित्रों, राष्ट्रपति की या यूं कह सकते हैं संसद की यह सीरीज बहुत लंबी चलेगी और आप हमें कमेंट्स करते रहिए, आपके विचार हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद।